वेलकम टू अचीवर सामान्य ज्ञान। अगर आप हमारे कोर्स पर इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारा अचीवर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा आप लोगों ने देखा था हम किसकी सीरीज हमने स्टार्ट की है यहाँ पे वर्ण की, यानी कि जब हम वर्ण पढ़ रहे हैं तो हम उसमें स्वर और व्यंजन दोनों ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को हिंदी में आपका जो स्वर था वो मैं ऑलरेडी आपको पहले प्रकार के बता चुकी हूँ, जिसमें हमने उत्पत्ति के आधार पे हमने हरस सुसर बाकी चीजें पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे जीभ के आधार पे। तो मतलब ऐसा नहीं कि स्वर आपसे एक दो पूछे जाते हैं, स्वर बहुत सारे हैं, यहाँ पे स्वरों का भंडार है। तो यहाँ पे देखो आपको जीभ के आधार पे आपके 3 प्रकार के स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के स्वर होते हैं। उसमें सबसे पहला होता है अग्र स्वर। ठीक है, आपसे पूछा जाता है, ऑप्शन में पूछा जाएगा कि अग्र स्वर कौन से होते हैं, मध्य स्वर कौन से होते हैं, पश्च स्वर कौन से होते हैं। तो ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले जीभ के आधार पे देखेंगे अग्र स्वर। अग्र स्वर वह होते हैं जो आगे चलते हैं, यानी कि जिन स्वरों में जीभ जो आगे का भाग होता है वो क्या होता है, कार्य करता है। यानी कि जीभ का आगे का भाग जिसमें कार्य करता है उसे हम अग्र स्वर बोलते हैं। सीधी सी बात है, अग्र मतलब होता है आगे। तो यहाँ पे जैसे कि अगर मैं बोलूँ आप लोगों को इसमें हमने अ बोला तो हमारा मुंह खुला, आ मुंह खुला, यानी कि हमने आगे, यानी कि क्या हुआ, होठ और हमारी जो जीभ है वो मुड़ जाती है। तो कहने का तात्पर्य है अग्र स्वरों में जब हम लोग बोलते हैं अ नहीं आएगा, इसमें आ आएगा, आ। ठीक है, आ, फिर हम बोलते हैं उ, फिर हम बोलते हैं उ, फिर हम बोलते हैं ओ, हम बोलते हैं औ। तो यानी आपने एक चीज देखेगी, हमारा जो मुख है वो जो बाहर का जो हमारा पहला जो भाग है वही खुल रहा है, ना ही इसमें जीभ आपकी मुड़ रही है, ना ही इसमें आपके दांतों का प्रयोग हो रहा है ना। यहाँ पर आपके ओष्ठों का, यहाँ पे दंत का कोई रोल नहीं है। रोल आपका क्या है यहाँ पे, अग्र स्वर, यानी कि आगे का स्वर। तो आप लोग याद रखेंगे इसमें आता है अ को छोड़ देंगे। ठीक है, अ को छोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा आ जाएगा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आपका आखिरी आ जाएगा औ। समझ में आ गया आप लोगों को? अगर आपसे ऑप्शनल में पूछा जाएगा अग्र स्वर कौन से होते हैं और ये अगर ऑप्शन में है आ उ ओ, ये हमारे क्या कहलाएंगे, अग्र स्वर कहलाएंगे। ठीक है, इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी संदेह नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें बात करेंगे आपकी किसकी, मध्य स्वर की। मध्य स्वर मतलब जहां पर हमारी जीभ का मध्य भाग कार्य करता है। अब मध्य भाग जब हम काम करते हैं तो हम अ बोलते हैं, तो जीभ थोड़ा सा ऊपर जाती है ना। तो यहाँ पे हमारी जो जीभ होती है वो थोड़ा ऊपर जाती है, तो इसीलिए यहाँ पर मध्य स्वर में केवल एक आएगा अ। याद रखना अच्छे से, मध्य स्वर में केवल अ आएगा और आपका जो अग्र स्वर है उसमें आपका आएगा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। याद रहेगा। अब आप देखो दिमाग आप ऐसे भी लगा सकते हो, जब आपने अग्र पढ़ लिया, जब आपने मध्य पढ़ लिया तो आपके पास क्या बचा, आपके पास केवल एक बचा है स्वर, वो है पश्च स्वर। पश्च मतलब होगा पीछे, यानी कि हमारी जीभ का जो अंतिम भाग है वह जब कार्य करेगा वो हमारा पश्च स्वर कहलाएगा। जैसे कि हमारा ई। ठीक है, ई। अब एक बार बताओ, जब आप ई बोल रहे हो तो आपके जो गर्दन, ये जो आपका जो कंठ है, आपका जोर कंठ में पड़ रहा है, और आप आ बोलो रिलैक्स, है ना, आ बोलो रिलैक्स। लेकिन जब आप ई बोल रहे हो, जब री बोल रहे हो, जब ए बोल रहे हो, जब ओ आई बोलोगे तो इसमें क्या लग रहा है, जोर लग रहा है। यानी कि आपका मुख का, आपके जीभ का जो आपका अंतिम, यानी कि पीछे जो आपकी ये कंठ है वो आपको ज्यादा जोर दे रही है। तो यहाँ पे आ जाता है ई, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा री, और यहाँ पे आ जाएगा ए, और यहाँ पे आ जाएगा आई। तो आप लोग को समझ में आ गया, ये आप लोगों के हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा मध्य स्वर कौन सा है तो आप अ बोलेंगे, पश्च स्वर हो जाएगा ई, और आपका यहाँ पे अग्र स्वर हो जाएगा आपका आ उ ओ। अब अ से देखो, यहाँ अ है तो अ से ऐसे भी याद कर सकते हो, ये अ हो गया तो अ से आ हो जाएगा उ, मतलब इन सबको अगर आप बनाओ तो ये अ ही बनेगा, अ जैसा लग रहा है। तो आप इसको ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो। मध्य में आपका एक बच्चा वो आपको याद ही होगा, और लास्ट में आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जीभ के आधार पे। यहाँ देखेंगे आप लोग जीभ के आधार पे आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब यहाँ है ओष्ठ के आधार पे। ओष्ठ मीन्स यानी कि हमारे जो होठ होते हैं, ओष्ठ होते हैं, जब ये अपनी प्रतिक्रिया करेंगे, जब ये अपनी प्रतिक्रिया से कार्य करेंगे तो वो हमारे ओष्ठ के आधार पे होंगे। जैसे कि आप देखेंगे जो आपके ओष्ठ हैं वो गोल हो जाएंगे, यानी कि राउंड हो जाएंगे उस स्वर को बोलने से। तो आप अगर खुद से भी प्रैक्टिस भी करोगे अगर ना, तो भी आपको ये पता चल जाएगा। जैसे कि वृत्तमुखी क्या होता है, वृत्तमुखी होता है आपका जिन स्वरों के उच्चारण
उच्चारण में हमारा क्या होता है, होठ का स्थान मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, ठीक है। अब अगर आप बोलो इन स्वरों को, तो जैसे मैंने बोला ओ, तो क्या हुआ, आपका राउंड हुआ, ओस्ट आपका राउंड हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊ, ऊ बोलोगे राउंड हुआ, उ बोलोगे राउंड होगा, ओ बोलो बन रहा है, औ बोलो, यानी कि ये जो हमारे होते हैं इन्हें बोलते हैं वृत्तमुखी। याद रखना, वृत्त मतलब, वृत्त क्या होता है, गोल, क्या हो जाएगा, वृत्त क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। लेकिन इसमें आ लग जाएगा, आ लग जाएगा तो समझ जाना, इसमें जब आ लग जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आवृतमुखी हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता चल गया है कि जब वृत्तमुखी उ ऊ ओ वाले स्वर होते हैं, ठीक है, जिनका हम उच्चारण करते हैं तो हमारे जो ओष्ठ होते हैं वो गोल हो जाते हैं। तो उसी तरीके से अब हमारे पास क्या बचा, जो बचेगा आपने वहां लिख देना है ना। तो बहुत अच्छी सी ट्रिक से हम लोग इसको समझ सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ लिख लो, आपके पास आ रह गया था, ओ रह गया था, अच्छा ओ आ, छोटी ई, बड़ी री, ए आई, अच्छा ओ आओ तो आपका वहीं आ गया, ठीक है। तो ये देखेंगे आप लोग, बस क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो अब अगर आपसे पूछ लेगा कि मैं ये बताइए ओष्ठ के आधार पे कितने होते हैं, है ना, कभी कभी आपसे संख्या भी पूछ ली जाती है। तो ओष्ठ के आधार पे आपके दो होते हैं, ठीक है, एक होता है आवृत, दूसरा होता है पहला होता है वृत्तमुखी, दूसरा होता है आवृतमुखी। और उसके बाद अगर हम वृत्तमुखी की बोलेंगे तो उ ओ, ठीक है, बाकी सारे आवृतमुखी, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आपके स्वरों के उच्चारण के माध्यम से। आप अब ये बोलोगे कि उच्चारण क्या होते हैं। देखिए, हमारी वर्णमाला में, हमारे वर्णों में उच्चारण स्थान का बहुत अधिक महत्व है और इससे इतने ज़्यादा प्रश्न आपको बनते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे क्या होते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। अब मैंने आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको संधि, दीर्घ, गुरु बताए थे, ठीक है। तो उसमें जब मैंने आपको मूल स्वर बताए थे और मूल स्वरों से ही बाकी स्वरों का निर्माण किन किन स्वरों से मिलके बना है, वो आपको यहाँ पे हेल्प करता है। इसके बाद अभी और आप उसके महत्व को जानेंगे। अभी आप लोग के लिए ये जानना जरूरी है कि यहाँ पे जो स्वर होते हैं, जब हम स्वरों को उच्चारित करते हैं तो क्या प्रतिक्रिया होती है। हमारे जो मुख है, हमारा जो ओष्ठ है, जो दंत है, जो तालु है, जो कंठ है, इनका क्या रोल रहता है, ये कैसे उच्चारित होते हैं, कौन सा ऐसा स्वर होता है जो कंठ से निकलता है। इसका मतलब यही है कि कौन सा ऐसा स्वर है जो आपके तालु से निकल रहा है, कौन सा ऐसा स्वर है जहाँ पर ओष्ठ का कार्य हो रहा है। यानी कि उच्चारण का मतलब होता है जहां से आप उच्चारित कर रहे होते हो स्वर का, ठीक है। चलो तो इधर देखेंगे, सबसे पहले स्वरों के उच्चारण के माध्यम से, जैसे आप लोग को पता है जब हम वर्ण पढ़ेंगे तब भी आप देखोगे कि हमारा क वर्ग कंठ से आता है, तालु से आता है, इस तरीके से आप पढ़ते हो। सेम यहाँ पे भी होता है कि जो अ आ है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये बताइए कि आ का उच्चारण स्थान कौन सा है। कैसे बताओगे, जब तक आप उसे जानोगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ देखो अ और आ, अब यहाँ पर जो अ आ होता है, इसका जो उच्चारण स्थान होता है बच्चों, वो होता है आपका, उसका उच्चारण स्थान होता है कंठ। अब देखो अ आ, जब आपने आ बोला तो आपका ये जो गला है, जो आपने अ बोला है ना, हम लोग बोलते हैं ना अ नहीं होता है, अ होता है, आ होता है। यानी कि गले से थोड़ा सा मतलब भारीपन, गले से निकल रहा है वो आवाज ना, कंठ से निकल रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाता है कंठ, ठीक है। और यहीं पर ये आप इसको क्या बोलते हो, कंठ, ओके। चलो नेक्स्ट, यहाँ देखेंगे ई ई, ठीक है। तो ये जो कंठ होता है, आपने बोला ई, आपने बोला ई, तो आपका ये जो तालु होता है वो ऊपर को मुड़ रहा होता है, ठीक है। तो ई में यहाँ पे आ जाता है हमारा क्या, तालु, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, तालु। तो हम ये तालु को ही क्या बोलते हैं, आप लोग को पता होगा, तालव्य, ठीक है, ये होगा तालव्य। उसके बाद आ जाता है उ। अब मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था ओष्ठ के आधार पे, तो जब हम उ बोल रहे हैं तो हमारे ओष्ठ जो है गोल हो रहे थे, इट मीन्स ये हो जाएगा हमारा ओष्ठ, ठीक है। और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओष्ठ है। अभी ध्यान से देखते रहेंगे आप लोग। उसके बाद यहाँ देखेंगे री। अब री से कैसे याद रहेगा, आपको पता है पुराने जमाने में, पहले प्राचीन भारत में हमें जो शिक्षा प्रदान की जाती थी वो होठों से, मतलब मुंह से बोल के दी जाती थी। कौन देता था, ऋषि मुनि देते थे। तो जब वो ऋषि मुनि हमें मुख से क्या दे रहे हैं, कोई ज्ञान दे रहे हैं, तो री से क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुख से दे रहे हैं तो क्या हो जाता है, री, हमने बोलता है ना री, है ना, तो मूर्धा, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, मूर्धा, ठीक है। ये हमारा मूर्धा, तो इसको हम मूर्धा को क्या बोलते हैं, यहाँ पे मूर्धन्य, मूर्धन्य, ठीक है, ये आ जाएगा मूर्धन्य। अब यहाँ देखो ए। अब मैंने जो आप लोग को गुरु स्वर पढ़ाया था, जो मैंने आपको संधि पढ़ाई, जो हमने आपको वहाँ पे संधि स्वर पढ़ाया था, तो यहाँ पे देखोगे ए
और ए दो हैं। अब आपको पता है कि ये सजातीय है कि विजातीय है, आपको अच्छे से पता है कि ये ऐसे स्वर हैं जो क्या है, विजातीय है, यानी कि ये दो स्वरों से मिलके बने हैं। तो क्या इनका उच्चारण स्थान केवल एक होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? ये देखो सेम थे सेम थे सेम थे, इसीलिए इनके पास एक आया। बट आपको पता है कि ए किससे बना है? दो अलग अलग जाति से बना है। ऐ किससे बना है? दो अलग अलग जाति से बना है। सेम ट्रिक देखेंगे आप लोग यहाँ पे, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो, आपको पता था ए किससे बना था बेटा ना? आप ही बताएंगे ए किससे बना था। आपने ओ प्लस ई इन दोनों को मिलाया था, तब आपके पास ए आया था। ध्यान से देखिए, ओ आया था, फिर प्लस आपने इसमें क्या मिलाया था? ए बनाया था, तो आपके पास क्या आया था? आई आया था। आप ध्यान से देखिए, ओ मिलाया तो ओ कहाँ है? कंठ। तो इसका मतलब जो होगा, इसका जो उच्चारण स्थान होगा कंठ होगा। उसके बाद ये किससे मिलके बना? ई से मिलके बना। कहाँ है? देखिए ई है तालु, यानी कि कंठ तालु किसका उच्चारण स्थान हो जाएगा? कंठ तालु ए और आई का उच्चारण स्थान बनेगा। याद रहेगा? चलो नेक्स्ट यहाँ देखेंगे। अब आता है हमारे पास यहाँ पे ओ औ। अब आपको पता है कि ओ भी अलग है, औ भी अलग है, और ये दोनों ही अलग अलग जातियों से मिलकर बने हैं। कैसे बने हैं? यहाँ देखेंगे, ओ के साथ आपने जब छोटा ऊ मिलाया था तो हमारा क्या बन गया था? ओ बन गया था। इसी तरीके से ओ के साथ जब आपने ओ मिलाया तो ये हमारा औ बन गया था। अब यहाँ देखेंगे, ओ कहाँ है? हियर, यानी कि कंठ। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा कंठ। ठीक है, कंठ हो जाएगा। अब यहाँ देखिए किससे मिलके बना था? ओ मिलके बना था ऊ से। तो ऊ का क्या है? ओष्ठ। यानी कि अगर आपसे एग्जामिनर पूछे, अब देखो जो चीज मैंने आपको इस तरह से बताई, अगर आप इसको अलग तरीके से पढ़ोगे यानी कि रटोगे, आपने अपनी बुक खोली और आपने रट दिया कि ए आई ओष्ठ और कंठ होगा, कब तक याद रहेगा वो आपको? वो आपको तब तक याद नहीं रहेगा जब तक आप इसकी कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, यानी कि आप इसकी गहनता को नहीं समझोगे। तो आपको यहाँ पे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंठ है तालव्य, और यहाँ आ जाएगा कंठ ओष्ठ। कंठ है और ओष्ठ है। समझ में आ गया? ये हमारे उच्चारण स्थान होते हैं। मतलब मैं बता रही हूँ, ये पूरा आपका 10 नंबर का है ये। ठीक है, कहीं से भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ आप लोग को क्या होता है, कुछ स्वर ऐसे होंगे जैसे आप लोगों को पूछा जाता है कि निर्नासिक स्वर कौन सा होता है, अनुनासिक कौन सा होता है, आपका विसर्ग स्वर पूछ लिए जाते हैं, और आपसे कौन सा पूछा जाता है? अनुस्वार पूछ लिया जाता है। तो आपको ये जानना है ये कैसे स्वर होते हैं। ये एक ऐसे स्वर होते हैं जब हम किसी स्वर का उच्चारण कर रहे होते हैं, यानी कि अगर मैं किसी शब्द का उच्चारण कर रही हूँ तो नाक से हवा आती है। जैसे मैंने बोला चांद, है ना, आपने देखा वो चांद बोला तो ऐसा लगा जैसे नाक से आवाज आ रही है। हवा कहाँ से आ रही है? नाक के अंदर जाके फिर आपके मुंह से आ रही है। ठीक है, आपने चांद बोला। लेकिन अगर मैं वहीं पर ही पवन बोलूँ तो कितना ईजी है ना? बिल्कुल, पवन बोला कुछ नहीं हुआ, लेकिन चांद बोला तो ऐसा लगा जैसे नाक से आवाज आ रही है ना। जैसे मैंने बोला तपह, तो उसमें से ह आया। ह मीन्स विसर्ग। ठीक है, ये क्या है? विसर्ग आया। तो इनको बोलने के तरीके कितने? अब मैंने बोला अनुस्वार, अगर अनुस्वार में बोलूं, मैंने बोला चंद, चांद, चंद, दोनों में अंतर है? बिल्कुल अंतर है। अब मैं समझाती हूँ। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि निर्नासिक स्वर कौन से होते हैं। निर्नासिक। अब निर्नासिक का मतलब होता है, निर मतलब समझ लो यहाँ पर नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। निर मतलब नहीं, यानी कि नाक से आवाज नहीं आती है जिनमें। तो अगर जिसमें आपकी नाक से आवाज नहीं आ रही है या कोई भी स्वर का उच्चारण ध्वनि यहाँ से नहीं निकल रही है, तो इट मीन्स वो बहुत सिंपल होगा, वो बहुत होगा। जैसे मान लो पवन, जैसे मान लो नल, शॉर्ट बना देती हूँ। ठीक है, जैसे हो गया नल, जैसे हो गया आपका पथ। ठीक है, जैसे हो गया आपका सागर। मतलब कि जो सिंपल से हैं, जिसमें कोई स्वर नहीं लगा है, स्वर के अलावा कोई और अदर स्वर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, मतलब सिंपल से जो वर्ड होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे? वो हमारे निर्नासिक हो जाएंगे। उसके बाद आता है अनुनासिक। देखो, आप अगर इसको प्यार से अच्छे से समझेंगे तो आपको बिल्कुल आंसर इसी में दिख जाएगा। कैसे दिखेगा? तभी मैं बोलती हूँ कि किसी भी शब्द को जानने से पहले उसके अर्थ को जानना जरूरी है। जब आप किसी शब्द के अर्थ को समझ लोगे तो आपका आधा टॉपिक तो वहीं पर ही कवर हो जाता है। यहाँ देखो, अनुनासिक, अ मतलब क्या होता है यहाँ पे? वैसे अ का अर्थ होता है नहीं, लेकिन यहाँ पर हम लोग इस वे में पढ़ेंगे। अ मतलब होता है होनाम, इस वे में पढ़ेंगे। नासिक यानी कि ऐसा स्वर जिसमें नाक हवा जो है नाक को छूते हुए आपके मुख द्वार से निकलती है। तो अनुनासिक का मतलब यहाँ पे हो जाता है जिसमें आपका चंद्र बिंदु लग जाता है। आप लोग लिख लेना, चंद्र बिंदु वाले शब्दों को क्या बोला जाता है? चांद। ठीक है, जैसे मैंने बोला चांद, मैंने बोला
कहाँ, ठीक है, जैसे मैंने बोला वहां, और जैसे कि आपकी आंख है ना, आंख, ऐसी नाक, तो मतलब ये वाले स्वर जो आप देख रहे हैं ये सारे हमारे किस में आते हैं, अनुनासिक में आ जाते हैं। गॉट इट। चलो नेक्स्ट हमारा आ जाता है, फिर आता है अनुस्वार, अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार। अब देखो इसमें तो मैंने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले आपको, शब्द में ही अर्थ, यानी कि शब्द में अर्थ है तो अर्थ में ही उत्तर है, यानी कि आपने शब्द के अर्थ को समझा तो उत्तर आपको वहीं पर मिल गया। कैसे मिला, अनु, अभी तक आपने देखा होगा नासिक और नासिक लिखा हुआ आ रहा था, निर मतलब नहीं नाक से, तो वो सिंपल हो गया, अनु मतलब है नाक में, नाक से आवाज आ रही ना, सॉरी स्वर निकल रहा है तो वो हो गया। अब यहाँ देखो क्या आया, पीछे से आपने देखा होगा स्वर आ गया। अब आपको जब यह पता है कि अनुस्वार में, यहाँ पे स्वर में शब्द स्वर आ रहा है, तो स्वर में मैंने क्या बताया था, यही अनुस्वार सर आपके अयोगवाह स्वर भी कहलाते हैं, ठीक है। अनुस्वार, अनुस्वार क्या हो जाएगा आपका, अंक, ठीक है, अनुस्वार क्या हो जाता है हमारा, अंक हो जाता है। लेकिन हम इसको अयोगवाह नहीं कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें हमारा विसर्ग भी जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसीलिए अंक को क्या बोल रहे हैं, अनुस्वार बोल रहे हैं। अब अंक वाले जितने भी शब्द हो जाएंगे वो सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, वो सारे हमारे अनुस्वार हो जाएंगे। लाइक दिस, जैसे मैंने बोला अंगूर, हमने बोला अंगूर, ठीक है। इसी तरीके से मैंने अभी बोला था चंद, जैसे मैंने बोला पंख, जैसे मैंने बोला शंख, है ना, जैसे मैंने शंख बोला, जैसे मैंने बोला पतंग, पतंग, तो इतने सारे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचता है, एक हमारे पास बचता है लास्ट विसर्ग। अब आप सभी को पता है कि विसर्ग क्या होता है, विसर्ग के बिना संस्कृत अधूरी है, यानी कि जो हमारा विसर्ग लगता है वो संस्कृत हिंदी दोनों में लगता है, पर ज्यादातर उपयोग उसका संस्कृत में होता है। अब उसमें क्या होता है, उसमें विसर्ग इस तरह से चिन्ह होता है विसर्ग का बीच में, ठीक है। जैसे मैंने बोला तपह, मैंने बोला नमः, ठीक है, मैंने बोला स्वतः, मैंने बोला प्रातः, तो आप यहाँ देखेंगे सब में विसर्ग आ गया। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सारे के सारे हमारे ये भी स्वर होते हैं। आप अभी तक ना जाने कितने स्वर पढ़ चुके हो, और सारे ही स्वरों से आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे निर्नासिक, अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे स्वर थे, जितने टोटल हम जितने भी स्वर थे हमारे वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में आपके व्यंजनों को अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।